मीरा, वे लोग चाहते हैं कि हम तुम्हें विक्रांत के हवाले कर दें। यह सुनकर मीरा एक पल तो चौंक सी गई, फिर जल्दी ही उसने अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लिया, मानो कहना चाह रही हो कि वह उन गुंडों से और क्या एक्सेप्ट कर सकती है। पर उसने एहसास को एक नज़रों से देखा, मानो कहना चाह रही हो तुम क्या चाहते हो। पर फिर रघु ने उन बातों को आगे बढ़ाते हुए कहना जारी रखा, विक्रांत चौधरी ने कुछ दिनों के बाद मुझे बुलाया। तब तक मुन्ना और बाकी सब भी जेल से बाहर आ चुके थे। विक्रांत काफ़ी गुस्से में था। आखिर जिस रघु पर वह इतना विश्वास करता था, उसी ने उसके बाकी गुंडों को जेल की हवा खिला दी थी। मुन्ना भी आग बबूला होकर मुझे घूरे जा रहा था। इस बात पर रघु ने बताया कि पता नहीं कैसे कुछ पुलिस वालों को उस पर शक हो गया, और फिर जब वॉचमैन ने उसे उस पर क्लब के बारे में बताया तो उसे वह सही मौका लगा पुलिस वालों का शक खुद से दूर करने का। हाँ, उससे यह गलती ज़रूर हुई कि उसने लाइव वीडियो बनाया बिना यह देखे कि आखिर गुंडे हैं कौन, और या मुन्ना और उसके कुछ साथी निकले तो उसकी इसमें क्या गलती। मुन्ना तो अब भी गुस्से में था, पर विक्रांत ने गहराई से सोचा और फिर उसने रघु को कुछ ना कहा, क्योंकि वह जानता था अगर पुलिस रघु तक पहुंचती तो उन लोगों तक पहुंचने में भी पुलिस को कुछ देर ना होती। उसने मुन्ना को भी समझा दिया, क्योंकि वह गिरोह में कोई फूट नहीं चाहता था। रघु कुछ देर शांत हुआ और मीरा की आंखों में एकटक देखते हुए कह उठा, विक्रांत गलत इंसान है। वह गिरोह में सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देता है जिससे उसे फ़ायदा हो, वरना वह उन्हें मौत के घाट उतारने में भी कोताही नहीं बरतता। इसलिए जब मैंने देखा कि वे सब असल में मुन्ना और उसके साथी हैं, मैंने वीडियो बंद नहीं की, क्योंकि जो सख्त पॉलिटिक्स के लिए जय को बेवक्त मरवा सकता है, क्या गारंटी है कि वह अपने गिरोह के लोगों के लिए वफादार रहेगा। असल में विक्रांत ही वह सख्त था जिसके गोली से जय की मौत हुई थी। जब विक्रांत ने उसे जय के आने की बात बताई तो उसे उसकी छाती में सांप लौटने लगा। उसे लगता था क्या बेटे के आने के बाद भाई अपना फर्ज निभाएगा। कहीं उसने जय को ही सारी भाग दौड़ दे दी, तब क्या होगा। क्या पुत्र मोह के आगे भाई के मोह का कुछ मोल भी रह जाएगा। असल में जब जयकांत चौधरी ने उसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सुझाव दिया था, उसी शाम उसने जया भाभी को अपने भाई की बात सुन ली थी, जिसमें भाभी अच्छी खासी नाराज़ थी कि बेटे के होते हुए भी उसने भाई को अपने पॉलिटिक्स कैरियर के लिए कहा, और इसलिए ही तो शायद आनन फानन में उन्होंने जय को वापस भी बुलवा लिया था। विक्रांत अपने शुरू होने वाले पॉलिटिक्स कैरियर में कोई रोड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वह सोचने लगा क्या किया जाए, और पुलिस के साथ मुठभेड़ होने पर उसे अच्छा खासा बहाना मिल गया और उसने जय को रास्ते से हटवाने के लिए पुलिस का नाम लेकर खुद ही शूट कर दिया और बाद में ब्लेम भी पुलिस पर लगवा दिया। मीरा निशब्द थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रघु उसे सारी बातें आखिर क्यों बता रहा है। वह सुन ही क्यों रही है। वह चाहे कैसे भी चकमा देकर भाग सकती है। क्या इसलिए क्योंकि वह रघु नहीं एहसास को जानना चाहती है, और इस आवाज़ को वह अनगिनत लम्हों तक सुन सकती है। इस आवाज़ को सुनकर जैसे उसे सुकून मिलता है। एहसास ने आगे कहा, मुझे खुद ही फिक्र नहीं है, पर इमोशनल होकर पता नहीं इस वक्त मनु और विशाल के मन में क्या चल रहा होगा। क्या वे स्थिति को समझ पाएंगे। रघु ने तब उसे बताया कि मनु और विशाल वे शख्स हैं जिनके साथ वह मुंबई के फ्लैट में रहता था और जिनसे मुलाकात तो अनजाने में हुई थी, पर जैसे वे दोनों उसके बहुत ही खास दोस्त बन गए। वे क्रिमिनल नहीं और ना ही उनका क्राइम से कोई नाता है, बल्कि वे दोनों तो ऑफिस जाने वाले दो हम उम्र लड़के हैं। रघु अब मीरा की आंखों में आंखें डालते हुए एक ठंडी आह लिए बोल उठा, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे इतने पास होगी और मैं तुमसे ये बातें कहूँगा, पर जब मैंने पहली बार ट्रेन में तुम्हें देखा हंसते हुए एक लड़की जो बेखौफ होकर मुझे घूरे जा रही थी, तो जैसे मैं तुम्हारी मासूमियत में अपना दिल हार बैठा। मैं कभी नहीं चाहता था ट्रेन रुके और तुम उतरो। शायद इसी का असर था कि मैं कुछ ही दिनों बाद जुर्म की दुनिया में खुद में बसे रघु को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाना चाहता था। तेरे ही एहसासों में जीना चाहता था थोड़ा ठहर कर, पर ऋषिकेश में होने वाले शो ने जैसे सब कुछ बदल ही कर ही रख दिया।
यह कहते हुए रघु को याद आया वह पल जब उसे ऋषिकेश में सो करने के लिए कहा गया और मीरा देखते ही मानो उसकी धड़कनें ठहर सी गई। पर मीरा को किसी और के करीब देखकर जैसे उसका दिल टूट सा गया और उसे लगा जैसे मीरा भी इसे ही चाहती है। इसलिए तो जहाँ वह मीरा को पहली बार देखकर सोच रहा था कि वह मीरा से एक बार बात कर ले, वहीं अब वह उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहता था। सो के खत्म होने पर जैसे ही वह चेंजिंग रूम में गया, वहाँ मुन्ना और उसके साथी गुंडे पहले ही मौजूद थे और उन्होंने फौरन फरमान सुना दिया कि उसे बॉस विक्रांत ने अब एहसास का नाटक हमेशा के लिए ख़त्म करने और उसके साथ चलने का कहा। रघु विरोध भी करता, पर जब उन्होंने कहा कि उन्होंने एसीपी वीर राजवंशी की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है, तो वह जैसे यह सुनकर सन्न सा रह गया। उसे डर सा लगने लगा कहीं वे उसे नुकसान न पहुंचा दे, और इसलिए वह बिना कुछ उन लोगों के साथ चला गया। हाँ, उसे एक पल को जरूर लगा कि उसे मनु और विशाल से एक बार मिल लेना चाहिए। आखिर वे उसके दोस्त बन चुके थे और उसी के जोर देने पर ही तो वे ऋषिकेश आए थे, पर वह उनसे चाह कर भी नहीं मिल पाया। अब अचानक ही दरवाज़ा खोलकर मुन्ना एक बार फिर अंदर आया और रघु को बताया कि बॉस ने उन लोगों को कल होने वाले होली पर्व के अगले दिन आने के लिए कहा है। इधर होली का नाम सुनते ही मीरा को याद आया इस बार उसने और सानवी ने मिलकर कितनी सारी प्लानिंग की थी, और अब वह यहाँ वहीं रघु को देखते ही उसके कानों में उसके बोले सारे शब्द घुलने से लगे। वहीं एहसास ने अपने दिल की बात कह दी थी, पर साथ ही उसे एक दर्द भी हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मीरा उसकी नहीं किसी और की अमानत है। और उसकी आंखों के सामने वह पल घूमने लगा जब अर्जुन की आंखें मीरा पर थी। उसे भले ही अर्जुन का नाम पता नहीं था, पर उसका मीरा को प्यार से देखना जैसे रघु के दिल में एक अनचाहा सा दर्द का एहसास करवा रहा था। वीर सोच में मग्न था। वह इस वक्त ऋषिकेश पुलिस चौकी में ही था और उसने अपना सर टेबल में टिकाए रखा था। उसे एक तरफ मीरा की फिक्र थी, तो अपने परिवार को वह मीरा की याद में रोते हुए नहीं देख सकता था, और इसलिए ही तो वह शायद आज पुलिस थाने से घर भी नहीं आ गया था। वहीं दूसरी ओर मीडिया जिस तरह पुलिस के बेबुनियाद की नाकामियों के कसीदे गढ़ रही थी, उससे भी उसका मन खासा खिन्न था। वह जानता था सानवी उससे नाराज़ है कि उसने अब तक मीरा के लिए कुछ नहीं किया। क्या उसने जो कुछ भी सानवी को बताया, क्या सानवी इसे समझेगी? वह हल्के से उठ बैठा और हल्के हाथों से चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को थाम लिया। उसने अब एक नज़र पुलिस थाने पर डाली। पूरा पुलिस चौकी अब तक खाली हो चुका था, सब घर जा चुके थे। पर तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों के स्पर्श हुआ। अब वह पीछे मुड़ा और सामने शख्स को देखे उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगा लिया। दूसरी ओर मीरा एक चौकी पर लेटी हुई थी, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। अब तक उसके कानों में एहसास के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे कि उसके दिल में मीरा के लिए फीलिंग्स हैं, और यह याद आते ही वह करवटें बदलने लगती। अब वह उठ बैठी और अपने घुटने मोड़े बैठ गई और अपने चेहरे को झुकाकर उसे घुटनों के पास छिपाते हुए कनखियों से झांकते हुए सोचने लगी, अर्जुन और वह इतने दिनों से साथ हैं, फिर क्यों? जब एहसास ने उससे अपने दिल की बात कही तो वह दृढ़ता से कह ना सकी कि वह पहले से ही अर्जुन को चाहती है और वह किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती। आखिर क्यों? थोड़ा रुक कर, क्या इसलिए कि एहसास वह सख्त है जिसके बारे में वह अक्सर सोचा करती है, या फिर क्या वह जैसे दो राहें में आकर खड़ी सी हो गई। वहीं रघु अपने पंटरों के साथ एक कमरे में था, पर उसकी आंखों में भी नींद कहाँ। बार बार मीरा का चेहरा उसके नज़रों के सामने आ जाता और जैसे वह चाह कर भी सो नहीं पा रहा था। उसे हैरानी भी थी कैसे उसने अपने दिल की बात इतने आसानी से कह दी। ना जाने तुम क्या सोच रही होगी, पर मैं जैसे चाह कर भी खुद को तुम्हें अपने दिल की बात कहने से रोक ना पाया। रघु जैसे खिड़की से छनकर आती चांदनी को खुद में ही बड़बड़ा उठा। वह अब धीरे से उठा और खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया कि तभी उसे सामने वाले खिड़की के पास मीरा चांद को निहारते हुए दिख गई। रघु की नज़रें मीरा पर थी तो मीरा की चांद पर, और तभी अचानक दोनों ही नज़रें एक दूसरे से जा टकराई और दोनों के ही दिल
अनजान एहसासों से बेचैन हो गए। पर तभी रघु ने अपनी नज़रों को खिड़की के पास से हटा लिया और मीरा अब भी वहीं ठगी सी खड़ी रही। पुलिस चौकी ऋषिकेश, सानवी खड़ी थी और वीर उसके हाथों को माथे से लगाए जैसे सुकून सा एहसास कर रहा था। सानवी अब भी कुछ नहीं बोल रही थी, तो वहीं वीर ने अचानक ही सानवी के हाथों को छोड़ दिया और सामने की ओर नजरें करके सीधे बैठ गया। अब इन हाथों को थाम ही लिया है तो हमेशा के लिए ही थाम लो ना, सानवी ने जब प्यार से कहा तो वीर ने नजरें घुमाकर पीछे देखा, जहां सानवी नम आंखों से मुस्कुराती अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाए खड़ी थी। इस बात पर वीर भी हल्के से मुस्कुराहट और सानवी के हाथों को थामकर उसे खुद के सामने कर लिया। तुम जानती हो ना परिस्थिति कैसी है, वीर ने बेबसी से कहा तो सानवी ने उससे माथे को खुद के आलिंगन में छुपाते हुए कहा, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मुझे यकीन है कि मेरा वीर उसे हैंडल कर ही लेगा। क्या कहा तुमने? वीर जैसा आंखों में चमक लिए कह उठा। अब सानवी को भी एहसास हुआ कि अनजाने में ही वह क्या कह गई, पर फिर उसने हल्की आह लिए कहा, मेरा वीर। सानवी ने इतनी मासूमियत से कहा कि वीर को उस पर ढेर सारा प्यार आने लगा। वह उसे एकटक देखने लगा तो सानवी की नज़रें भी वीर पर ठहर सी गई और तभी अचानक ही वीर उठकर उसे अपने गले से लगा बैठा, जिसकी शायद सानवी ने कल्पना भी ना की हो। तभी तो वह अचानक से चौंक गई, पर फिर उसने वीर को अपनी बाहों में भर लिया। उसे याद आने लगा वह पल जब वह मीरा के घर गई थी और सरिता जी ने बताया था कि वीर अब तक घर नहीं लौटा है। हो ना हो वह पुलिस चौकी में ही होगा। साथ ही उन्होंने उसे यह भी बताया था कि मीरा की किडनैपिंग के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं था जब वीर बेचैन ना हुआ हो, और वह अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि मीरा जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस आ जाए। सानवी जब पुलिस चौकी आ रही थी तब उसे यह सोच सोचकर बुरा फील हो रहा था कि अनजाने में ही उसने वीर का दिल दुखाया है कि वह अब तक मीरा को के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है। और तभी उसने सोच लिया था कि वह वीर को अपने दिल की बात कह देगी, जो कुछ वह दिनों से उससे के लिए महसूस कर रही थी और जो वीरा ना जाने कब से सुनने के लिए बेकरार है। वह सोच रही थी कि इस वक्त वीर को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। हैप्पी होली, सानवी ने अपनी नज़रें उठाकर कहा तो वीर भी मुस्कुरा उठा और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करते हुए उसे हैप्पी होली विश किया। इस दौरान सानवी की आंखें बंद सी हो गई थी और वह वीर के एहसास को खुद में जैसे महसूस कर रही थी। सुबह दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर एक बारगी को मीरा सहम सी गई, पर तभी उसने दरवाजे से झांकते हुए बाहर देखा तो उसे कुछ लड़कियां प्लेट में रंग लिए खड़ी दिखी। यह देखकर वह हौले से बाहर आई तो उसे रघु पर एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठा अपने साथियों के साथ दिख गया। मीरा रघु को देखे जा रही थी कि तभी रघु ने हौले से पलकें झपकाई, जिसके कुछ ही देर बाद उन लड़कियों ने मीरा को हैप्पी होली कहते हुए रंग लगाया तो मीरा ने भी हल्की प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उन सबके चेहरे पर गुलाल लगा दिया। मीरा उन लड़कियों को देखकर मुस्कुरा रही थी तो एहसास मीरा को देखकर स्माइल किए जा रहा था, जिसे देख उसके साथी इशारेबाजी करने लगे तो मुन्ना रघु को घूरने लगा। कुछ ही देर बाद वहाँ होली का माहौल जम गया। सब एक दूसरे को रंग लगाने लगे तो वहीं रघु भी रंग में सरोबार हो चुका था। साथ ही वहीं होली के अनेक सदाबहार तो नए जमाने के गीत बजने लगे। मीरा इस वक्त एक वाइट सूट में थी, जो उसने यहाँ आने के बाद पहली बार कल ही तो चेंज किए थे। जब रघु के पास से निकलते वक्त रघु ने उसे एक बैग पकड़ा दिया था, उसमें यह कपड़ा था। सब होली के रंग में सरोबार थे तो वहीं मीरा एक स्माइल खड़े होकर उन लोगों को देखे जा रही थी। हाँ, उसके कपड़े जरूर वहाँ उड़ने वाले रंग के गुलाबी हो चुका था, पर अपने परिवार के बिना जैसे उसका मन होली के रंग में ही बेरंगा सा था। ऋषिकेश इधर सानवी के कहने पर मीरा और उसके परिवार ने बस नाम भर के लिए एक दूसरे को रंग तो लगा दिया था, पर वीरा के बिना जैसे उसका मन रंग में भी बेरंग सा था। वहीं सानवी को भी अपने बेस्ट फ्रेंड की बहुत याद आ रही थी। सानवी की आंखें नम सी थी, जिसे वहाँ से गुजरते वीर की नज़रें उस पर पड़ी तो सानवी ने दूसरे साइड मुंह फेर कर अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश की। वीर ने उससे कुछ कहा तो
नहीं, पर वह जीप की चाबी लेकर कहीं निकल गया तो सानवी भी आश्चर्य से देखते हुए सोचते रही कि आज के दिन आखिर वीर चला कहाँ गया। दूसरी ओर एक लड़की के गलती से भांग वाली ठंड पिला देने के कारण मीरा पर धीरे धीरे होली का खुमार चढ़ने लगा। रघु के डर के कारण कोई लड़का मीरा को रंग लगाने तो नहीं गया, पर मीरा ने अचानक ही ढेर सारे गुलाल हाथों में लिया और रघु को रंग लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा कि मुन्ना ने पैरों को आगे कर मीरा को गिराने की कोशिश की पर वो तो अच्छा हुआ कि रघु ने ऐन वक्त पर मीरा को थाम लिया, जिसके कारण मीरा तो संभल गई, पर रंग रघु के कपड़ों पर लग गया तो मीरा की नज़रें झुक सी गई। बाकी वहीं सबकी नज़रें उन सब पर ठहर सी चुकी थी। होली की खुमारी जैसे ऋषिकेश शहर से भी अछूती ना थी। लोगों का मन उत्साह से तो भरा ही हुआ था, पर आज जिस घर में सबसे ज़्यादा उत्साह था वह और कोई नहीं, विधायक जयकांत चौधरी का था। उस घर को देख ऐसे लग रहा था जैसे मानो बरसों बाद उस घर में जश्न हो रहा हो। वहीं दबे पांव लोगों के जेहन में भी इसी की चर्चा चल रही थी। अचानक ही एक जीप उस घर के गेट से कुछ ही दूर पर रुक गई और वीर राजवंशी की नज़रें सीधे उस घर के माहौल का मुआयना करने लगी। वह इस वक्त जीप में था और अपने उस काले चश्मे को उतारकर उस घर को देख टेढ़ी मुस्कान से मुस्कुराते हुए पूरे टसन के साथ जीप से कूद गया और वहां चला आया। जगह जगह पर गुलाल और अबीर के प्लेट्स रखे हुए थे। उन्हीं में से उसने कुछ अबीर हथेलियों में लिए और पूरे चेहरे और कपड़ों पर यहाँ वहाँ लगाते हुए विधायक जयकांत चौधरी की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। जयकांत चौधरी अपने पार्टी के कुछ और कार्यकर्ताओं के साथ होली के रंगों में सरोबार था। वीर चाहता था जब वह पूरे चेहरे में अबीर लगाकर वहां पहुंचे तो जयकांत भी उसे ना पहचान सके। हुआ भी ऐसा ही। होली के रंग में जयकांत उसे पहचान न सका और वीर बड़ी आसानी से उसे रंग लगाकर एक साइड जाकर खड़ा हो गया और वेटर जो लोगों को भांग बांट रहा था उससे ऑरेंज पानी मांगकर एक साइड एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वीर को किसी का इंतजार हो। तो वहीं सानवी भी छिपते छिपाते वीर का पीछा कर वहां तक पहुंच गई और अब जब उसने इत्मीनान से वीर और को ऑरेंज पीते देखा तो वह आंखें भींचे गुस्से में अपने आप से बड़बड़ा उठी। एक तो मीरा का पता नहीं चल रहा, जयकांत चौधरी की ओर गुस्से भरी नज़रों से घूरते हुए, और वीर को पता नहीं कौन सा स्वैग चढ़ा है जो बहन का पता लगाना छोड़ ऑरेंज पानी पी रहा है, और वो भी यूं रंगों में डूबकर। रंग खेलते लोग एक दूसरे को रंग लगाने के लिए एक दूसरे के आगे पीछे भाग ही रहे थे जब किसी के द्वारा पकड़ा गुलाल हवा में उछल पड़ा और गुलाल सानवी के मुंह पर गिर पड़ा और सानवी की हालत ऐसी ही थी कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो। सानवी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई तो मौका पाकर जिसके हाथों से रंग गिरा था वह भी भाग निकला। अब सानवी ने गुस्से में अपनी आंखें खोली और खुद को इस हालत में देख अपनी मुट्ठी भींचने लगी। वहाँ से एक वेटर गुजर रहा था जिससे उसने कुछ मांगा तो उसने भांग वाली ठंडाई उसके हाथों में थमा दी और सानवी बिना सोचे समझे एक ही घूंट में पूरी की पूरी ग्लास खाली कर दी। एक तरफ साउंड सिस्टम में होली के गीत बज रहे थे। वीर उस शख्स का इंतजार करते करे इन सॉन्ग्स को सुन ही रहा था कि तभी लेट्स प्ले होली सॉन्ग बजने लगा। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग गीतों को सुनकर डांस कर रहे थे और उन्हीं में से एक लड़की वीर के चारों ओर घूमते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए डांस करने लगी। वीर को ये टचवच कतई पसंद नहीं था और इसमें भी किसी अनजान लड़की का छूना जैसे उसके बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। अब जब बात हद से बढ़ने लगी तो वीर ने उसके हथेलियों को पकड़ा और मरोड़ दिया। यह करते वक्त वीर और वह लड़की बेहद आमने सामने थे। वीर ने जब उस लड़की को देखा तो जैसे उसे वह जानी पहचानी सी लगी, तो वहीं उसकी आंखों में देखते ही उसे समझने में देर न लगी कि ये लड़की और कोई नहीं सानू है। सानवी और वीर की आंखें एक दूसरे में उलझी हुई थी तो भीड़ इतनी थी कि शायद ही कहीं का
किसी का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता। वीर की हथेलियां पकड़ने पर सानवी की धड़कनें जैसे बेहद तेज रफ्तार से चलने लगी। अचानक वीर को विक्रांत अपने कुछ साथियों के साथ आते दिखा। यह देखकर उसने जल्दी से सानवी को कुछ इशारेबाजी की। सानवी जब नहीं समझी तो वीर ने जल्दी से उसे एक तरफ दिखाया, जिसे देख वह समझ चुकी थी जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। चाहती तो वह भी थी कि अपने दोस्त को किडनैप करने वालों को वह खुद ही सबक सिखाए, पर उसे पता था अगर वीर इतने दिनों से शांत है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। यही सब सोचते सोचते और कहीं भांग का उस पर ज़्यादा असर ना होने लगे और वह कुछ गड़बड़ ना कर दे, ये सब सोचकर उसने इस वक्त वीर की बातों को सुनने में ही समझदारी दिखाई। विक्रांत जयकांत से मिलकर बेहद खुश था। दोनों ने सोचा था वीर इस वक्त बहन की यादों में गुम होगा, इसलिए तो वे यूं खुलेआम मिल रहे थे। दोनों एक दूसरे को रंग लगाने ही वाले थे कि तभी कई राउंड फायरिंग होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते पार्टी कार्यकर्ता की भीड़ में छिपे पुलिस अधिकारी कांस्टेबल बाहर निकले और गुंडों को मार गिराया तो वीर ने विक्रांत का एनकाउंटर कर दिया। डर के मारे सानू तो टेबल के नीचे छिप गई थी और जब उसने देखा कि वीर ने 2 गोलियों से ही विक्रांत का काम तमाम कर दिया तो वह जैसे कांप उठी। असल में उसने आज तक वीर के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने की बात सुनी थी। कभी वह वीर के लाइव एक्शन को देखेगी या तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जयकांत और वहां उपस्थित कार्यकर्ता कुछ कर नहीं पाए और जयकांत के कदमों के सामने उसके भाई विक्रांत की बॉडी पड़ी थी। जयकांत सन्न सा था जब वीर आगे बढ़ा और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। जयकांत बस वीर को देखते ही रह गया। सुनसान जगह मीरा बेड में लेटी हुई थी और एहसास उसके हाथों को पकड़े जमीन में बैठा हुआ था। असल में मीरा अचानक ही एकाएक बेहोश हो गई थी। शायद उस पर भांग के नशे का असर हुआ था। मीरा शांत से लेटी हुई थी और सपने में उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका हाथ किसी महफूज शख्स के हाथों में हो और यह एहसास कर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल उठी थी तो उसके चेहरे पर चमक सा था। रघु ने जब मीरा की मुस्कुराहट देखी तो उसे जैसे वह खुद भी मुस्कुरा उठा, पर तभी चंदू का नाम एक लड़का वहां दौड़ते हुए आया। वह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लग रहा था। उसे देखकर रघु आश्चर्य से था जब चंदू ने उसे बताया कि पुलिस वालों ने बॉस विक्रांत का एनकाउंटर कर दिया और विधायक जयकांत को गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनकर रघु सन्निसा रह गया तो तभी अचानक ही बाहर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर अब जैसे रघु और चंदू ने दरवाजे से ही झांक कर देखा कि अपने साथियों को खून से लथपथ देख जैसे रघु का माथा ही घूम गया। साथ ही बहुत सारे पुलिस वालों को घात लगाए देख उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। पर तभी कुछ पुलिस वाले उस दरवाजे के बेहद करीब आ गए। साथ ही उसे उन पुलिस वालों की भीड़ में वीर भी दिख गया। अब उसे इतना तो पता था कि ये पुलिस वाले मीरा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर चंदू जो अब तक कांपते हुए अधमरा हो चुका था, उसे लेकर वह मीरा को एक नज़र देखकर सामने वाली खिड़की से नीचे इधर वीर भी रघु और चंदू का पीछा करते हुए कुछ पुलिस वालों को लेकर उनके पीछे चला गया और अब तक सानवी भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने मीरा को जगाया और काफ़ी मशक्क़त के बाद जब मीरा जगी तो सर पर भारी सा लगने लगा, तो वहीं जैसे उसकी आंखें एहसास को ढूंढने लगी और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ सी गई। वह फौरन सानू के गले से लग गई। सानू ने जब उसे बताया कि वीर रघु के पीछे गया है तो यह सुनकर वह मानो सन्न सी रह गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं भाई रघु के साथ भी वही ना करे जो अक्सर क्रिमिनल के साथ करते हैं, और वह हड़बड़ी में उठते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।